हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे वो है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी पोर्शन है वो मैं पहले से ही आपको जैव अणु या जिसे इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल बोलते हैं 11th क्लास का 9th चैप्टर पहले से मैंने आपको पढ़ा रखा है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे डिटेल से और इजी लैंग्वेज में। तो मैं चाहूंगा कि आपने अगर वो लेसन नहीं देखे तो एक बार देख ले, जिससे ये जो टॉपिक है इजीली अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ जो एनसीईआरटी में लिखा सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए तो आप जैव अणु देखें एक बार। तो स्टार्ट अपन करते हैं। एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करते चलिएगा। अच्छा, जैव अणु जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीएनए, डीएनए डी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। ठीक है, क्या है? बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या है यहाँ पर कि बहुत सारी एकलक इकाइयां होगी जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, तब अपने को क्या मिलेगा? बहुलक मिलेगा। तो एकलक इकाइयों के बारे में भी अपने को यहाँ पर बता रखा है कि अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे नाइट्रोजन क्षारक हुआ, पेंटोज शर्करा हुआ या फोस्फेट ग्रुप हुआ, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसे अपन डिस्कस अभी करेंगे। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है पर निर्भर करता है। तो मेनली जो डीएनए की लंबाई है, लंबाई की अगर अपन बात करें वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है न्यूक्लियोटाइड्स पर। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है वो भी अपने को यहाँ पर बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको सिंपल ध्यान में रखना, जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। ये किसी भी जीव की विशेषता है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी जीव की विशेषता की अगर बात की जाए तो हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कि क्या वो न्यूक्लियोसाइड है, क्या वो नाइट्रोजन क्षार है, क्या वो पेंटोज शुगर है, या क्या वो न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कुछ 4-5 डेटा अपने को यहाँ से दे रखे हैं, ये पीएमटी में पूछा गया है यहाँ से, तो आपको इन्हें लर्न करना है, याद करना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। उदाहरणतः एक जीवाणु भोजी जिसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, 5174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। जीवाणु भोजी लेमड़ा, इस प्रकार से लिखते हैं लेमड़ा को, में 48,502 क्षार युग्म, जैसा कि इन्होंने ऊपर बोला है कि जो न्यूक्लियोटाइड युग्म का संबंध है वो किससे? क्षार युग्म से है। इसमें इतने मिलते हैं। ईस्चेरिया कोलाई, इसे शॉर्ट में अपन बोलते हैं ई कोलाई, उसमें कितने मिलते हैं? 4.6 इंटू 10 की 6 क्षार युग्म। और मनुष्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए गुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10 की 9 क्षार युग्म मिलते हैं। तो ये ए गुणित बोला है, अगर द्विगुणित आपसे पूछ लिया जाए तो द्विगुणित में 2n अपन करेंगे, तो 2 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6.6 इंटू 10⁹ हो सकता है कि कभी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 6.6 इंटू 10⁸18, ये द्विगुणित में है, मनुष्य में तो ये गलत है। पावर जो है, घात जो है, कभी भी इसके साथ वाला जो पार्ट है उसके मल्टीप्लाई उससे नहीं होता है। ठीक है, तो एक गुणित और द्विगुणित दोनों आपको ध्यान में रखेगा। आगे जब मनुष्य में डीएनए की लंबाई अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो ये जो 4 डेटा लिखा, 5386, 48,502, 4.6 इंटू 10 की 6 और 3.3 इंटू 10 की 9 क्षार युग्म जो लिखे हैं यहाँ पर, इनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसे इस लंबे बहुलक की संरचना, जो ऊपर इसने बोला कि लंबा बहुलक है, तो इसकी संरचना अपन यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, इसे मैं पहले बता देता हूं आपको कि क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मैंने जिसे बोलते हैं बहुत सारे। अब न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब क्या था वो अपन देखते हैं। तो जो इसने पहले ही बोल दिया कि ये बहुलक है, बहुलक का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होंगे? एकलक होंगे। और एकलक इसमें 3 प्रकार के हैं। पहला जो एकलक होता है वो होता है नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, कुछ क्षारक होते हैं, वो जो होता है अम्ल और क्षार आपने सुना होगा, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्षार की जैसी होती है, इसीलिए अपन क्षारक बोलते हैं। और जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है बीच में स्ट्रक्चर में, इसीलिए नाइट्रोजन क्षारक इसे अपन बोलते हैं। दूसरा अपने पास होता है शर्करा, एकलक है शर्करा। नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा दोनों एकलक हो गए। तब जब दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो अपने पास जो स्ट्रक्चर मिलती है उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो यहां से अपने को मिलता है
न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इन्होंने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। टाइड्स लिखा मतलब एस जहां पर आता है बहुवचन वो हो गया, तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड एक है और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या मिलेंगे? बहुत का मतलब होता है पोली, उसे अपन बोलते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जब बंद बनाएंगे तो वो हो जाएगा पोली न्यूक्लियोटाइड। और ये जो एकलक इकाई आपसे पूछी जाए तो कौन कौन सी होगी? नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक हो सकते हैं डीएनए में और आरएनए में, क्या फर्क है शर्करा में, वो अपन देखते हैं यहाँ से। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक है? 3 घटक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में बता रखी है। तो डिटेल में आपको कहाँ बता रखी है? जैव अणु में, बायोमोलिक्यूल में 11th क्लास का 9 चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो 3 घटक है इसके, पहला नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा, ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कॉमन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। फॉस्फेट जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। शर्करा की अपन बात करते हैं तो शर्करा भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है राइबोज शर्करा और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। स्ट्रक्चर भी आपको बायोमोलिक्यूल बता रखी है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। राइबोज होती है पेंटोज शर्करा है, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन जिसके अंदर होते हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है। विषम चक्रीय है, विषम चक्रीय का मतलब जो चक्र है यहाँ पर, चक्रीय संरचना है वो समान नहीं है। ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये अपने पास कार्बन को बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले पर ये H OH हो गया, ये H OH हो गया, ये H OH, ये OH, और यहाँ हो जाता है CH2OH। नंबरिंग अपन करते हैं तो नंबरिंग भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। नंबरिंग में थोड़ा सा, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो अपन इसे क्या बोल रहे हैं? पेंटोज शर्करा बोलते हैं। मतलब पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है, 5 कार्बन जिसके अंदर होता है। विषम चक्रीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बीच में एक ऑक्सीजन आती है, बाकी सारे कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन आते हैं, तो ये राइबोज की। अब डीऑक्सी राइबोज की अगर अपन बात करें तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा सेम होती है, केवल एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो। बाकी पूरी स्ट्रक्चर इसमें क्या है? सेम है, तो मैं पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो अपने पास सेकंड नंबर कार्बन है, ये वाला यहाँ अपने पास सेकंड नंबर कार्बन था, इस पर जो OH ग्रुप है, तो डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होता, केवल हाइड्रोजन होता है। बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है। तो ऑक्सीजन को अपन ने यहाँ से क्या कर दिया है? हटा दिया सेकंड वाले कार्बन से, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब हटाना, कहां से? राइबोज से। राइबोज में से अपन ने ऑक्सीजन को हटा दिया। डी का मतलब हटाना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और कहां से हटाया? राइबोज में से। तो इसे अपन बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, फॉस्फेट और शर्करा वाला। अब उसके बाद में तीसरा जो बात करते हैं वो आता है नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक को भी याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन होता है पहला, और दूसरा पिरिमिडिन। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं इसे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्षारीय प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में अपन ने बोला, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होती है? 2 रिंग होती है। ये आपको बायोमोलिक्यूल में डिटेल से बता रखा है, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। इसमें 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है टोटल अपने पास इसमें टोटल जो बात हो रही है बता देते हैं। ये जो लिखा है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। शॉर्ट में इसे ए लिखते हैं, इसे जी लिखते हैं। पायरिमिडिन जो है 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, और तीसरा अपने पास होता है थाइमिन, ठीक है। CUT से अपन पढ़ते हैं शॉर्ट में, क्लियर है। तो इसको याद रखने की ट्रिक सिंपल से अपने पास कि मियाँ बीवी है, खाना बना रहे होते हैं, तो जो बीवी को गुस्सा आता है तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है ए जी सब्जी कट करो, ए जी सब्जी कट करो। तो यहाँ ए जी बीवी के दिमाग में यही चल रहा था। ए जी का मतलब होता है अबे गधे, गुस्सा आ रहा होता तो वो बोलती है अबे गधे, ठीक है। तो ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, कट का मतलब काटना है, सब्जी काटना है।
ठीक है, तो सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल, टी का मतलब थाइमिन, ए जी कट सब्जी, इसी प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। तो इसकी ट्रिक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो इसने बोला 3 घटक होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है, पेंटोज शर्करा होती है, तो आरएनए के मामले में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, जिस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी। उम्मीद मैं करता हूँ आपने नोट कर लिए, नहीं तो कर सकते हैं वापस से जाके। और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4-3, ये भी कॉमन होता है आरएनए और डीएनए में। तो नाइट्रोजन क्षारक जो होता है प्यूरिन और पेरिमिडिन होता है, एडेनिन ग्वानिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन बता दिया आपको। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, तो AGCUT। अभी मैं बता देता हूँ उसको याद रखने की ट्रिक। जो यूरेसिल होता है वो केवल आपको आरएनए में मिलेगा, और जो थाइमिन होता है वो आपको डीएनए में मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए तीनों हैं AGC जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में मिलेंगे। क्लियर है? AGC जो पहले वाले 3 हैं वो आरएनए डीएनए दोनों में मिलेंगे, लेकिन जो यू है, यूरेसिल है, वो केवल आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। थाइमिन जो है वो केवल डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। नाइट्रोजन क्षारक नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा 1 कार्बन हाइड्रोक्सिल से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पेंटोज शर्करा है, शुगर है, वो नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन बेस के साथ में जब जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन जो बंध यहाँ पर बन रहा है उसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है। कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है किस किस के बीच में? पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ठीक है, बंध मैंने आपको बना के बता रखा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। क्लियर है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बंध बना करके बता रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ बनता है। 1 कार्बन जो लिखा है 1 कार्बन, जैसे एडिनोसिन। अब जो न्यूक्लियोसाइड है आप क्या कीजिएगा, जो नोटबुक है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट में आपको याद रह जाएगा। न्यूक्लियोसाइड किस किस से बना? एक तो नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर। तो शुगर में तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। और नाइट्रोजनस बेस में अभी अगर आपके पास इसने बोला है कि जैसे एडिनोसिन इसने बोला है, ठीक है, एडिनोसिन, तो मतलब एडेनिन यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो एडेनिन प्लस जो शुगर है वो मिलकर बनाता है एडिनोसिन। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर ग्वानोसिन, मतलब ग्वानिन प्लस जो शुगर है वो मिल करके बनाता है ग्वानोसिन। और ये ग्वानोसिन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। सेम ऐसे ही साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। तो एक टेबल आप बनाएंगे तो 4 इधर हो जाएंगे और 4 इधर हो जाएंगे डीएनए और आरएनए के केस में। ठीक है, जब फोस्फेट समूह, अब जैसे ही अपने पास न्यूक्लियोसाइड बन गया तो इसके साथ में क्या जुड़ेगा? फोस्फेट जुड़ेगा। और जो बंध होगा वो कौन सा होगा? वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। न्यूक्लियोसाइड हो गया अपने पास, न्यूक्लियोसाइड जो बनाता है वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की अपन ने बात कर ली। अब जब इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ जो बंध बनता है वो कौन सा है? वो है फोस्फोएस्टर बॉन्ड। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, फोस्फोएस्टर बंध या बॉन्ड में लिख देता हूं इसे। ठीक है, फोस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 डेश कार्बन पर। तो पहले जो न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड बना था शुगर और नाइट्रोजन क्षारक से, तो वहां अपन ने 1 डेश कार्बन की बात की थी, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप आ रहा था। अब यहाँ जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 5 डेश का बात कर रहे हैं। 5 डेश वाला जो है और हाइड्रोक्सिल उसके साथ में जुड़ता है, बना बता रखा मैंने बायोमोलिक्यूल। तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, फोस्फेट ग्रुप जुड़ेगा जैसे ही। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स 3 डेश 5 डेश फॉस्फो इस बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड मेरे पास ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया। तब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो उसे अपन बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर इसके साथ में एक और जुड़ जाता है तो उसे अपन बोलेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, n न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5 डेश किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है। तो जो पांचवा जो है, अगर अपन ने बात की थी इस प्रकार से कोई शुगर थी मेरे पास, ये राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा यहाँ आता है CH2OH। तो इस शुगर पर अगर पांचवें कार्बन पर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, मतलब आगे वो किसी के भी साथ में बंध का निर्माण नहीं कर रहा है, तो उसे डीएनए का अपन क्या बोलेंगे, 5 डेश एंड बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा जो कार्बन है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कुछ ऐसा पार्ट आएगा डीएनए में, ये जो तीसरा कार्बन है, क्योंकि ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा था, अगर तीसरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, मतलब ये नीचे की ओर किसी के साथ में बंध नहीं बनाता है, तो इसे अपन बोलते हैं 3 डेश एंड ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का तीसरा जो सिरा है, किनारा है, वो अपन बोलेंगे। ठीक है। तो अगर पांचवें, आपको सिंपल से याद रखने की ट्रिक ये कि पांचवें कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल फ्री है, वो किसी के साथ में बंध नहीं बना रहा, तो वो डीएनए का 5 डेश एंड हो जाएगा, 5 प्राइम जिसे बोलते हैं। या तीसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, तो उसे अपन बोलेंगे 5 प्राइम या 5 डेश, जिसे अपन बोलते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3 प्राइम किनारा कहते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ये जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बता रखी, तो इस समय ये जो तीसरा कार्बन पर जो स्ट्रक्चर थी, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, तो इसे अपन ने 3 प्राइम बोला है। यहाँ पर पांचवा जो था वो अगर फ्री रहता तो फॉस्फेट से जो अगर जुड़ता तो ठीक है, नहीं तो वो 5 वाला हो जाता है। ठीक है। तो ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये शर्करा आ गई, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और यहाँ नाइट्रोजन जो क्षारक है वो जुड़ जाता है। जैसे सी लिखा है इसका मतलब है साइटोसिन, जी लिखा मतलब ग्वानिन की जो बात करें, टी लिखा मतलब थाइमिन, ए का मतलब एडेनिन। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट्स होता है। क्लियर है? जो श्रृंखला बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसका आधार क्या है, आधार का जो निर्माण जो करता है वो कौन करता है, शर्करा और फॉस्फेट करता है। नाइट्रोजन क्षारक शर्करा अंश से जुड़ा होता है, जो आधार से प्रक्षेपित होता है, चित्र 6.1। तो आधार जो है वो आपके पास ध्यान में रखना, शर्करा और फॉस्फेट, ये शर्करा और ये फॉस्फेट ये करते हैं आधार का निर्माण। बाकी जुड़ा है शर्करा तो जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आरएनए में, ये जो अगला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2 प्राइम या जिसे बोलते हैं 2 प्राइम जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है पहले कि आरएनए में जो राइबोज है, यहाँ पर दूसरा नंबर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल होता है। ठीक है। आरएनए में थाइमिन या 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम की जगह यूरेसिल होता है। तो आरएनए में क्या होता है, जैसे मैंने बताया AGCUT, तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, जबकि क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे बायोमोलिक्यूल, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि जो थाइमिन है, थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, मतलब यूरेसिल की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पांचवा नंबर कार्बन है उस पर क्या होता है, मिथाइल समूह होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बायोमोलिक्यूल में मिलेगी। बस ये ध्यान में रखना, दूसरा जो नाम है वो पूछा गया है पीएमटी में। नेक्स्ट, फ्रेडरिक मेस्टर ने 1869 या 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। ठीक है। डीएनए क्या है, अम्लीय पदार्थ है। जैसा अभी अपन ने बोला कि साहब आप तो बोल रहे थे नाइट्रोजन क्षारक बोला था या नाइट्रोजन बेस अपन ने बोला, तो ये क्षार है, और जबकि एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं कि डीएनए क्या है, अम्ल है। ऐसा क्यों साहब? तो अम्लीय जो प्रकृति आती है, जैसे लिखा ना अम्लीय यहाँ पर, तो अम्लीय जो प्रकृति आती है वो आती है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ठीक है। वो आती है किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट समूह की वजह से। तो ये ध्यान में आपको रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सो फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या नाम दिया इसको, न्यूक्लिन नाम दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी अपन को नहीं हुई। उसके बाद में मॉरिस विल्किंस व रोजलिन फ्रैंकलिन द्वारा किए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, इंग्लिश में से बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, जो एक्सरे विवर्तन लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, जो भी है अपने सिलेबस में नहीं है, बस केवल आपको टर्म ही ध्यान में रखना है।
ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक प्रकार का जो उस पर जो आधारित रिजल्ट था, उसी पर वॉटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया, डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के एर्गिन चारगाफ, ठीक है, एर्विन चारगाफ, क्लियर है, एर्गिन चारगाव के परीक्षण के आधार पर भी था। ऊपर वाली दो लाइन होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉटसन और क्रिक ने जो अपना रिजल्ट दिया था वो कौन कौन से साइंटिस्ट का जो परिणाम था उस पर आधारित था। एक तो अपन ने दो साइंटिस्ट यहां पर देखे हैं, विल्किंस और फ्रैंकलिन, और दूसरा अपन ने क्या बोल दिया, एर्गिन चारगाफ जो है, इरविन चारगाफ, उस पर भी आधारित था, उसके जो रिजल्ट था उस पर भी आधारित था। ये पूछ सकता है कभी भी। तो इरविन चारगाफ ने क्या बताया, इसने बताया कि एडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित वे एक दूसरे के बराबर होता है। एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और एक दूसरे अनुपात स्थित होता है और एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इसे भी डिटेल से मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां पर करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। क्षार युग्मन मतलब जो क्षार है वो युग्म में मिलेंगे। ए जो है टी के साथ में मिलेगा, सी जो है जी के साथ में मिलेगा, अकेला ए नहीं मिल सकता, अकेला टी नहीं मिल सकता, अकेला सी और जी भी नहीं मिल सकते, तो युग्म में मिलेंगे। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक होती है, इसीलिए एक रज्जु में स्थित क्षार युग्मों कर्मों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जु के क्षार कर्मों की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि वॉटसन और क्रिक ने बताया डीएनए इस प्रकार से होता है, द्विकुंडलित होता है। तो एक कुंडली जो एक यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर इसका क्षार जो है अपने को पता है तो दूसरे का अपन अपने आप से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये युग्म में होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यदि डीएनए, इससे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जु एक नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है। मान लो ये डीएनए की चेन है कोई, तो इसमें से ये वाली जो है पहले वाली क्या करती है, नए डीएनए का निर्माण कर रही है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पैतृक डीएनए। क्या बोलेंगे, पैतृक। तो ये जो नए डीएनए का निर्माण यहाँ पर होता है, इसे भी आगे अपन देखेंगे आएगा, डीएनए का संश्लेषण होता है। अगर ये नए डीएनए का निर्माण यहाँ से ये कर रहा होता है इस प्रकार से, तो अगर अपने को पैतृक का जो क्रम पता है क्षार युग्मकों का, तो अपन नया जो डीएनए यहाँ पर बन रहा है उसका जो क्षार क्रम है वो भी अपन यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से दो द्विरज्जुकीय डीएनए, जिससे संतत डीएनए कहते हैं, अब ये वापस से जो बना है डीएनए, इसे अपन ने क्या बोला है, संतत डीएनए बोला है, का निर्माण होता है जो पैतृक डीएनए के अणु समान होता है। इस कारण से आनुवांशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिली। तो द्विकुंडली डीएनए की संरचना की जो खास विशेषता है वो किस प्रकार से, वो अपन देखते हैं। ठीक है, खास विशेषता है ये यहाँ पर लिखी, ये भी अपन ने पढ़ दिया, यहाँ पर वापस से आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो है, यदि यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, डीएनए क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो एक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, ठीक है, पहली ये, दूसरी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई सर, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट होता है। तो ये अपन ने पहले भी देख लिया था, आधार की अपन ने बात कर ही ली थी, यहाँ कहीं बात की थी अपन ने आधार की, ये ठीक है। आधार का निर्माण कौन करता है, शर्करा और फॉस्फेट करता है। ये वो शर्करा और ये फॉस्फेट आधार का निर्माण करेगा, ये ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्षार जो होते हैं भीतर की ओर होते हैं, तो ये यहाँ पर अपने पास शर्करा, सपोज कर लो शर्करा और फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है कुछ इस प्रकार से, और जो क्षार होंगे वो क्या होंगे, इस संरचना के अंदर की ओर होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती है। प्रति समानांतर तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ में, समानांतर तो ये हो गया एक दूसरे के साथ में, ये समानांतर है, जबकि ये क्या है, प्रति समानांतर, एक दूसरे के अपोजिट। तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला की बात कर रहे हैं, इसमें ये मान लो 5' सिरा है यहाँ से ये आता हुआ, और ये 3 है। तो प्रति समानांतर का मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला 5 होगा और ये वाला क्या होगा, 3 होगा। और 5 3 अपन क्यों बोल रहे हैं कि जो शर्करा पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर यहाँ पर 5वां कार्बन पर फ्री हाइड्रोक्सिल, तो इसे 5 अपन ने बोल दिया है, तीसरे पे फ्री है तो इसे अपन ने तीसरा यहाँ पर बोल दिया। सेम ऐसा इस केस में होगा, ठीक है। तो ये प्रति समानांतर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रख लेना, यहाँ से ये वाला तो आपको इजी आ जाएगा। ये क्या लिखा, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं।
हाइड्रोजन बंध बोला इसने कि क्षार युग्म में होता है, पहले भी अपन ने बोला। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होता है, तो एडेनिन जो होता है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो किसके साथ में होगा? थाइमिन के साथ में। साइटोसिन जो होगा वो किसके साथ में होगा? ग्वानिन के साथ में। लेकिन इसके बीच में जो हाइड्रोजन बंध हैं वो कितने होंगे? तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? युग्म बन गया। युग्म का मतलब दोनों साथ में रहेंगे। ए टी के साथ में रहेगा हमेशा, सी जी के साथ में रहेगा। ऐसा नहीं कि ए जो है सी के साथ में या जी के साथ में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बता दिया मैंने, ए टी के साथ में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये एडेनिन लिखा है इसमें और ये थाइमिन लिखा। कितनी लाइन में दिख रही है? पहली और ये दूसरी, 2 हाइड्रोजन बंध है। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन का आप देखो, 1 2 और 3 हाइड्रोजन बंध यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बंध इस डायग्राम में अपने को बता रहा है। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरामिडन होता है। ये यूरिन नहीं है, यहाँ पर गलत है, ये प्यूरिन है। हिंदी वाले कुछ भी लिख देते हैं, यूरिन का मतलब तो मूत्र होता है ना, ठीक है। अरे है कि नहीं, यूरिन लिख दिया इन लोगों ने, तो यूरिन थोड़ी कुछ होता है, प्यूरिन होता है। यूरिन तो होता ही है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं है अभी, ठीक है। तो प्यूरिन के अपोजिट क्या आएगा? पायरिमिड आएगा। जैसे एडेनिन ए और जी क्या होता है? प्यूरिन होता है। सी यू टी क्या होता है? पायरिमिडिन होता है। तो ए के साथ में क्या आया? टी आया है। सी के साथ में क्या आया? जी आया है। तो ए किसके साथ में जुड़ा है? टी के साथ में, जो क्या है? पेरिमिडिन है। सी किसके साथ में जुड़ा? जी के साथ में जुड़ा, जो क्या है? प्यूरिन है। तो प्यूरिन के साथ में पायरिमिडिन आएगा विपरीत दिशा में। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग दूरी समान होती है। चित्र 6.2 यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अपन ने पहले देखा था। ये एक चेन जो है, ये अपन ने पहले वाले डायग्राम में देखी थी 6.1 में, ये दूसरी है। और अब इसमें अपन ने किसको समझा है? हाइड्रोजन बंध को समझा है। ये प्राइम देख सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ से एक में 5 6, दूसरे में इधर 3 है ये वाला। तो नीचे वाली चेन में अगर इस तरफ आप चलोगे तो क्या होगा? इस तरफ आप चलोगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से ये बेस जुड़ा बना है। जो कलर रहे, इसने बोला कि येलो जो कलर होता है वो एडेनिन को बताया इसने, थाइमिन का ग्रीन कलर बताया है, ग्वानिन को इस प्रकार से बताया, साइटोसिन को इस प्रकार से बताया, ठीक है। हो सकता है किसी एनसीईआरटी में डार्क हो, किसी में लाइट कलर हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्होंने लिख दिया यहाँ से। और शर्करा फॉस्फेट जो है बैकबोन इन्होंने बता दी। ये जो बैकबोन बनी है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, किससे बनी है? शर्करा और फॉस्फेट से बनी है। तीसरी बार आ गया इस टॉपिक में, डायग्राम में दे दिया और पहले थ्योरी में 2 बार दे दिया। ये क्या लिखा है? दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती है, क्लॉकवाइज। घड़ी की जो सुई है उस दिशा में, इस प्रकार से। यहाँ से इसमें 3D में तो नहीं देख सकते, पर इस प्रकार से ही होता है। 3D में तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो दे रखा है वो समझ लो। कुंडली का जो पिच होता है 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। कुंडली का जो पिच होता है, यहाँ जो डिस्टेंस की बात करेंगे अभी, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग होता है, जिसे वह 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पिच की बात हो रही है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर, यहाँ तक, फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ तक। तो ये एक कुंडलन यहाँ पर पूरा हुआ है, ठीक है। एक कुंडलन क्या हुआ? पूरा हुआ। तो वही बात कर रहा है कि ये कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। और नैनोमीटर का मतलब लिखा है 10⁻⁻9 मीटर भी लिखा आ सकता है। 3.4 × 10⁻⁻9 मीटर भी लिखा आ सकता है। तो और इसने और बोला है कि इसके अंदर एक जो कुंडलन हो रहा है, पिच हो रहा है, उसमें कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? उसमें 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इसमें कितने हैं? 10 है। तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की आपकी डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 0.34 हो जाएगी, क्योंकि 0.34 × 10⁻⁻9 में, क्योंकि 0.34 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो वापस कितना आएगा? 3.4 × 10⁻⁻9। तो 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच में डिस्टेंस होती है 0.34 या 0.34 × 10⁻⁻9 नैनोमीटर। तो परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्म के बीच में लगभग कितना हो जाएगा? 0.34। एक क्षार युग्मक इन्होंने बोला तो एक ही बात है वो तो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जैसे 0.34 हो जाएगी, फिर इसमें 34 0.34, फिर इसमें 0.34, फिर 0.34, इस प्रकार से चलता रहेगा यहाँ तक। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3.4 × 10⁻⁹ नैनोमीटर। डे जो लिखा, द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। तो ये देखो, ये एक नाइट्रोजन क्षारक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो सब एक दूसरे के क्या है? ऊपर है, बेस जुड़ा लिखा 1 2 3, सीढ़ी नुमा जो संरचना होती है ना, इस प्रकार सीढ़ी। ये एक के ऊपर दूसरा क्षार युग्म होता है, जो इससे डीएनए को क्या करता है? अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, जो कुंडलन हो रहा है वो तो इसको स्थायित्व तो प्रदान कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या कर रहा है, एक दूसरे के जो ऊपर होता है सीढ़ी नुमा जो संरचना होती है वो भी इसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलित संरचना को स्थायी प्रदान करते हैं। अरे क्लियर है? प्यूरिन में पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करें। आप करो, क्या करो, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा रखा है इसे, तो अब थोड़ी करेंगे प्यूरिन और पायरिमिडिन की वापस से बार बार से देखो वहां पर जाके, नहीं आता तो उसमें कमेंट करो, बता देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी लगभग समान क्यों रहती है? अरे ये तो बोल दिया ना, ये स्थायित्व प्रदान करता है। एक तो हाइड्रोजन बंध जो है यहाँ पर, ये देखो एक शारीक में दूसरे के बीच में होता है, ये यहाँ पर, और दूसरा इन्होंने बोल दिया कि ए के बीच में, ए के साथ में टी, सी के साथ में जी, ये तो अभी तो बताया। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग दूरी समान रहती है, हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है थ्योरी में पहले। डीएनए की कुंडली संरचना का प्रस्ताव यू प्रक्रमी है कि आनुवांशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा, हिंदी में भी यही और इंग्लिश में भी इन्होंने ऐसा ही बताया, सेंट्रल डोगमा, मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया। किसने किया? फ्रांसिस क्रिक ने किया। जिससे स्पष्ट है कि आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए में इससे प्रोटीन की तरह होता था। ये तो इन्होंने बताया फ्रांसिस ने, लेकिन अभी इससे आने वाले लेसन में इसे डिटेल से अपन देखेंगे। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है उससे बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और यही सेंट्रल डोगमा है। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए से डीएनए भी बन जाता है, जिसे अपन रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बोलते हैं। आगे वाले लेसन में डिटेल से इसे अपन देखेंगे। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे अपन अनुलेखन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, आरएनए इसने एमआरएनए बोला, तो आरएनए के अलग अलग 4-5 प्रकार है, वो अपन देखेंगे। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसे अपन बोलते हैं रूपांतरण, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि इस वाले से, ये जो मूल सिद्धांत है, इससे आप अपन अगले वाले टॉपिक की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ पर कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा में भी हो सकता है, कि मतलब कुछ विषाणु वायरस ऐसा होता है जिसमें आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। ठीक है, वो भी आगे आएगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं वो भी अपन देखेंगे। क्या तुम इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम सुझाव कर सकते हो? अनुलेखन इन्होंने बोला है, ट्रांसक्रिप्शन बोला है, तो अब जब जैसे डीएनए से आरएनए अपने पास बन रहा है, तब इसे अपन ने क्या बोला है? अनुलेखन, या इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब अगर आरएनए से डीएनए बनता तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया, बस इतना सा है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ थोड़ी है। ठीक है कि नहीं? तो अगले टॉपिक की ओर अग्रसर हुआ है, कहने का तात्पर्य इतना सा ही है इसके अंदर अपन। उम्मीद मैं करता हूँ ये आपको समझ में आया। यहाँ तक अपन ने एनसीईआरटी का जो डीएनए वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। आप बायोमोलिक्यूल में जरूर देखें, वापस से मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत ईजी तरीके से मैंने सब कुछ बता रखा है वहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर में अपन चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में अपन चलेंगे बहुत जल्द। कुछ कारणों की वजह से अभी मैं 2-3 दिन नहीं बना पाया वीडियो, तो अब आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। जल्दी कंप्लीट करवाने का सेंस ये नहीं है कि इसे उड़ा दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आए। मेरी कोशिश ये है कि हर एक चीज़ समझ में आपको आए, इससे कोचिंग पर निर्भरता अपनी कम हो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहाँ आप सर्च कीजिए, मेरी फोटो आप लोग जो पिक्चर है वो चेक कीजिएगा, उसके बाद में डाउट पूछिए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।